हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कंपटीशन टाइम्स की लाइव सेशंस। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिसने हजारों लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और हजारों लाखों मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। दहेज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। असल में प्रथा दहेज की नहीं थी, प्रथा तो थी स्त्री धन की। वो धन जो माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं जब उसकी शादी होती है कि वो जब नई ज़िंदगी शुरुआत करे तो उसको कोई दिक्कत ना आए, उसे किसी तरह का किसी का मुंह ना तो ताकना पड़े छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि उसका फर्नीचर है, उसके बर्तन हैं, उसके पर्सनली इस्तेमाल करने वाले ऑर्नामेंट्स हैं, ताकि जब वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करे तो उसके पास वो सब सुख सुविधा हो जो कि उसको नई ज़िंदगी शुरुआत करने में होनी चाहिए। ऐसा सोचकर माँ बाप उसको कुछ प्रॉपर्टी दिया करते थे। लेकिन इसका रूप बदल गया और उसने दहेज का रूप ले लिया और बाद में लोग बड़ी बड़ी डिमांड पैसों को लेकर, गाड़ी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर करने लगे। हम सब लोग जानते हैं दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है, इवन दहेज मांगना भी अपराध है। तो जब लड़की पक्ष की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च की जाती है कि लड़के वालों ने हमसे दहेज मांगा, हमसे पैसा मांगा और हमने इनको इतनी प्रॉपर्टी, इतना कार, ये कैश दे दिया, तो क्या वहाँ लड़की पक्ष वाले ये एडमिट नहीं कर रहे कि हमने भी दहेज दिया है? और दहेज देना भी तो एक अपराध है अगर लेना अपराध है तो कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज को आज हम अपने इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके रिलेशन में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो कि लगभग सभी की ज़िंदगी को छूते हैं, उनको हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दहेज को लेकर क्या प्रावधान है, क्या सजाएं हैं इसके संबंध में, किन किन को सजा दी जा सकती है, या डॉरी बेसिकली होती क्या है और ये कैसे किसी पर्सन को अपने, ये एक्ट कैसे किसी को अपने जद में ले सकता है। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ बिना कोई देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को। इस एक्ट में टोटल सेक्शंस हैं 10। इसको मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। आज हम लोग वीडियो नंबर 1 में सेक्शन नंबर 6 तक स्टडी करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक। और वीडियो नंबर 2 में जब मैं लॉन्च करूंगा तो उसमें सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 10 तक मैं सारे वेरियस प्रोविजंस को डिस्कस कर लूँगा। तो इससे पहले कि आज के सेशन को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग जो आज के इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं उन सब का ओवरव्यू ले लेते हैं और सभी सेक्शंस को देख लेते हैं कि इनमें जनरली क्या क्या बात मेंशन की गई है, जो कि इंडेक्सिंग में हमें काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे हम सेक्शंस को रिकॉल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, जो कि आपको प्री में काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 में मेंशन किया है कि इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट क्या है और ये कहाँ कहाँ लागू होता है, ये कब कमेंस होगा। सेक्शन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि डॉरी की क्या डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 3 में हम देखेंगे कि अगर कोई आदमी दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, कितना सज़ा है उसके लिए। अगर कोई पर्सन डॉरी की डिमांड करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 4 में मेंशन किया है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 4A जो कि लेटर ऑन ऐड किया गया था, जिसमें कि दहेज को लेकर अगर कोई भी आदमी विज्ञप्ति या एडवर्टीजमेंट करता है तो उसका बार है, वो नहीं कर सकता। और सेक्शन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पर्सन डॉरी को लेने या देने के बारे में कोई भी एग्रीमेंट करता है तो ऐसे एग्रीमेंट शून्य यानी कि वॉइड माने जाएंगे। और जो भी डॉरी दिया जाता है वो या तो वाइफ के लिए होता है या उसके लीगल आयर के लिए होता है, ससुराल पक्ष वालों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सेक्शन नंबर 6 में मेंशन किया है। तो इन सभी प्रोविजंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वन आफ्टर अनदर सभी वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बेर एक्ट में इस संबंध में क्या मेंशन किया। तो सीधा स्विच करते हैं बिना देरी किए अपने बेर एक्ट पर और देख लेते हैं इसमें क्या प्रोविज़न दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ये एक्ट कब पास हुआ। मई 1 1961 को ये पास हुआ है। और इसके अलावा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो एनफोर्स हुआ वो हुआ 5 जुलाई 1961 को। तो ये एक जनरल सी बात है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 1 पर। सेक्शन नंबर 1 में जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बात की गई है। तो हमारे इस एक्ट का नाम है द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये पूरे इंडिया में एक्सटेंट होता है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो एक्सेप्ट लिखा हुआ है और आप बोल रहे हैं इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
देखिए आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जब ये चेंजेस हुए हैं, उसके बाद हमारे ये सभी एक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह में सब जगह पर अप्लाई होते हैं। इसलिए ये बात तो पुरानी हो गई। अब एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन है ये पुराना हो गया। अब तो ये सभी जगह पर लागू होता है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ एंड जम्मू कश्मीर। तो इसको आप भूल जाइए, पुराना प्रोविजन हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो कमेंस होगा उस पर्टिकुलर डेट पर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू सम नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट करेगी। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि ये एनफोर्स हो चुका है 5 जुलाई 1961 को। हालांकि जब एक्ट पास हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डेट डिक्लेयर करेगी उस डेट पर उसको कर सकती है। तो डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई थी नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि 5 जुलाई 1961 था। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पर। देखो, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एनेक्टमेंट के प्रोविजंस को इन्वोक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस एक्ट में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अगर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम एक्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएंगे और गलत इन्फरेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉरी का डेफिनेशन दिया हुआ है उन्होंने। तो डॉरी का पहले मतलब समझ लेते हैं कि डॉरी का क्या मतलब है। डॉरी के रिलेशन में वो कह रहे हैं कि डॉरी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको देने या लेने के बारे में एग्री अपॉन किया गया हो। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको लेने के बारे में या देने के बारे में दो पक्षों के बीच में एग्री अपॉन किया गया हो, सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के बारे में एग्री अपॉन कर रहे हो, लेकिन ये कौन लोग एग्री अपॉन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई भी मैरिज के जो एक पक्ष है दूसरे पक्ष को वो प्रॉपर्टी देने के बारे में अगर एग्री अपॉन कर रहे हैं, यानी कि वन पार्टी टू द मैरिज टू अनदर पार्टी ऑफ द मैरिज। वन पार्टी टू द मैरिज कौन हो सकता है? वधु पक्ष या जो वधु या वर पक्ष, लड़का या लड़की, हस्बैंड वाइफ, उनके द्वारा जो दिया जा रहा है। और दूसरा बी क्लॉज में कहा बाय द पेरेंट ऑफ द आइदर पार्टी टू द मैरिज। तो ये लड़का या लड़की दहेज दे रहे हो या इनके माँ बाप दे रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन ये कब दे रहे होंगे? शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के समय में? शादी के समय, शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के संबंध में एक पक्ष, शादी का एक पक्ष शादी के दूसरे पक्ष को या इनके माँ बाप, एक पक्ष के माँ बाप दूसरे पक्ष के माँ बाप को या किसी और पर्सन को शादी के संबंध में कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो वो दहेज है। लेकिन इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर कोई भी डावर या मेहर दी जाती है वो डावर या डॉरी के डेफिनेशन में नहीं आता। यानी कि जिनके ऊपर शरीयत लॉ अप्लाई होते हैं और शरीयत लॉ के हिसाब से अगर कोई भी डावर या मेहर दिया जा रहा होता है तो वो डॉरी की डेफिनेशन में नहीं आता। ये कह रहा है सेक्शन नंबर 2। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो शब्द हमने यूज किया था ना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, स्क्रीन पर देखिए, ये जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मतलब है जो कि सेक्शन नंबर 30 में मेंशन किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़े वर्ड्स छोटे लग रहे हैं तो मैं तो इसको बड़ा कर देता हूँ। मुझे लगता है शायद आप प्रॉपर्ली फिर और आराम से देख सकेंगे। अगर आपको ये थोड़े से स्मॉल लग रहे हैं तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब ये लेकिन यहाँ ज़्यादा बड़ा हो गया, हल्का सा। ओ रुके 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 रुके, हाँ, चलो ठीक है, इतना ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 2 तो हमको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जब ये सेशन स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा था कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अब ये अपराध कितना है, कितनी सजा है, तो इस संबंध में वो कहते हैं अगर कोई भी पर्सन, स्क्रीन पर देखिए, कोई भी पर्सन इस एक्ट के लागू होने के बाद दहेज देता है या लेता है या इसका दुष्प्रेरण करता है। आप कहेंगे इसे दुष्प्रेरण समझे नहीं, क्या मतलब? मतलब अबेटमेंट करता है। अबेटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं किसी भी ऑफेंस के? एक तो ये कि आप उसे एड कर रहे हो, मदद कर रहे हो।
दूसरा, आप उसे उकसा रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। तीसरा, आप कोई षड्यंत्र कर रहे हो, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। इन तीनों तरीके से कोई भी अबेटमेंट किया जा सकता है। सर, इसमें किस तरह के लोग जद में आएंगे? इसकी जद में वो लोग आते हैं जो आमतौर पर जो ये ब्रोकर होते हैं ना मैरिज के, जो दोनों के बीच में शादी तय करवाते हैं, और लड़के वाले कहते हैं अजी आप उनसे कुछ 1 करोड़ रुपए लगवाओ, हम तो तभी इस बात को मानेंगे। अब सीधे तौर पर लड़के वाले तो मांगते नहीं है दहेज, बीच में बिचौलिए को डाल देते हैं। वो बिचौलिया उनसे बात करता है, कहता है देखिए जी कम से कम इतना पैसा आप लगाइए शादी में, तब हम आगे बात चलाएंगे। अब लड़के वाले कहते हैं हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं कभी, आपने भाई साहब जो कुछ दिया अपनी खुशी से दिया। लेकिन ये खुशी पैदा कहां से हुई थी? ये अबेटमेंट के थ्रू हुई थी। अब ये जो व्यक्ति बीच में होता है वो कहता है मैं ना तो मैं दहेज लेने में ना देने में मेरा क्या मतलब। भाई साहब आपका मतलब तो है, क्योंकि आप उन्हें इंस्टिगेट कर रहे थे इस दहेज को देने के लिए लड़की वालों को। तो ना सिर्फ वो पक्ष जो दहेज दे रहा है, बल्कि वो पक्ष जो दहेज ले रहा है वो, और जो अबेट कर रहा है वो भी इसके जद में आता है। कितना पनिशमेंट है? वो कहते हैं कम से कम 5 साल का, यानी कि विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। और साथ में फाइन लग सकता है। फाइन जो है वो 15,000 रुपए का हो सकता है, या फिर जितना दहेज दिया गया उतने अमाउंट का फाइन लग सकता है। मान लो दहेज दिया गया 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50,000 का, जितने का भी दिया गया उतने अमाउंट का फाइन लग सकता है। तो यहां पर कोई लिमिट 15,000 रुपए की तो तब है अगर लोअर अमाउंट 15,000 है। अगर 15,000 या दहेज जिसका अमाउंट भी ज्यादा होगा वो फाइन के रूप में कोर्ट लगा सकती है। अब आगे आते हैं, इसमें एक प्रोविजो भी मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोर्ट चाहे जजमेंट में एडिक्वेट या स्पेशल रीजन मेंशन करके इस सेंटेंस को 5 साल से कम भी कर सकती है। ऊपर मेंशन किया है ना कि कम से कम 5 साल होना चाहिए, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कोई ऐसा एडिक्वेट या स्पेशल रीजन है जिसकी वजह से इनको पनिशमेंट कम दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा क्वांटम को कम कर सकती है। लेकिन फिर उनको जजमेंट में रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा जो क्वांटम है सेंटेंस को कम क्यों किया है, रीजन मेंशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन नंबर 2 पर। स्क्रीन पर देखिए, सबसेक्शन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर वो कह रहे हैं नथिंग इन सबसेक्शन नंबर 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड। यानी कि हमारे सबसेक्शन नंबर 1 में दहेज को लेना या देना दोनों अपराध बनाया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर कोई भी उपहार या कोई भी प्रेजेंट्स शादी के समय पर अगर ब्राइड को दिए जाते हैं, वधू को दिए जाते हैं, जिसके संबंध में कोई भी डिमांड नहीं की गई, अगर उनके द्वारा पक्ष के द्वारा कोई भी मांग नहीं थी और माँ बाप ने मर्जी से लड़की को कुछ दिया है, तो वो प्रेजेंट्स कहलाएंगे, वो डॉरी नहीं कहलाएगी। देखिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ये नहीं कह रहा कि माँ बाप अपनी बच्ची को कुछ दे नहीं सकते। अपनी खुशी से वर पक्ष के द्वारा अगर कुछ नहीं डिमांड किया गया, तो ब्राइड को अगर माँ बाप कुछ दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो उसमें हमारा ये एक्ट लागू नहीं होगा। हमारा सबसेक्शन नंबर 1 उसे पनिशेबल एक्ट नहीं बनाएगा। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर टू बी लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। लेकिन ये जो भी प्रेजेंट्स आप दे रहे हो ना, इस प्रेजेंट्स की आप एक लिस्ट बना लो जो कि आपके इस एक्ट के जो रूल्स के तहत बनाई जाती है। उस पर्टिकुलर उपहारों की एक लिस्ट भी आप बनाओगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तब वो जो भी आपने प्रेजेंट्स दिए हैं वो पनिशेबल एक्ट में नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उन्होंने क्लॉज नंबर बी में बात की है। उन्होंने कहा इसके अलावा वो सारे प्रेजेंट्स जो कि हम ब्राइड ग्रूम को देते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कहीं पर भी जेंडर बाइस नहीं है। चाहे लड़की को दिया गया हो दहेज या लड़के को दिया गया हो, दोनों कवर होते हैं इसमें। तो लड़की को अगर कोई प्रेजेंट्स दिए गए हैं और लड़कों वालों ने कोई मांग नहीं की गई तो वो उपहार है। इसी तरह से लड़के को अगर कुछ दिया गया है लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों ने नहीं मांगा था, तो फिर कोई अपराध नहीं बनेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन द लिस्ट विच इज मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स विच इज मेड अंडर दिस एक्ट। यहां पर भी वही चीज है, अगर एज पर लॉ आपने लिस्ट मेंटेन की है और उस लिस्ट में आपने सारे उपहारों का
प्रेजेंट्स का चेकलिस्ट बनाकर मेंशन कर दिया है तो फिर वो ऑफेंस नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, सच प्रेजेंट्स are of customary nature and of the value there is not excessive having regard to the financial status of the person by whom or on behalf such presents are given। तो यहां पर वो कह रहे हैं ये जो प्रेजेंट्स आपने दिए हैं लड़की के बिहाफ के ऊपर, ये कस्टमरी नेचर के होने चाहिए, उनके जो रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से दिए होने चाहिए, मतलब उनके कस्टम्स अलाउ कर रहे हो कि इस तरह के दहेज दिया जाता है, इस तरह का उपहार, दहेज नहीं कहूंगा, इस तरह का उपहार दिया जाता है, और इनका अमाउंट कभी भी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर एक्सेसिव की क्या परिभाषा है? एक्सेसिव की परिभाषा मतलब ये कि जो उस आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। मान लो एक बहुत रिच आदमी है, अरबों खरबों आदमी है, वो अपनी बेटी को अगर एक BMW दे रहा है तो उसकी नेचर एक्सेसिव नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी है जिसकी सैलरी है लाख रुपए, वो BMW दे रहा है तो उसके लिए तो बड़ी एक्सेसिव है। तो एक्सेसिव होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर्सन की जिसने वो उपहार दिए हैं उसके खुद के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उससे एसरटेन होगा। ठीक होगी बात? चलिए आगे आते हैं हम सेक्शन नंबर 4 पर। सेक्शन नंबर 3 में मैंने आपसे कहा डॉरी लेना देना दोनों अपराध है, बल्कि उसकी अबेटमेंट करना भी अपराध है। इसके अलावा अगर कोई आदमी डॉरी की डिमांड करता है, लेता नहीं है, अभी उसने ली नहीं है, सिर्फ मांगी है कि जी हमें ये चीज चाहिए, और मान लो लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, कहते हम तो नहीं करते जी तुम्हारे साथ क्योंकि तुम तो पहले से ही दहेज मांग रहे हो, तो हम दहेज किस बात का दें, आज तुम मांग रहे हो कल को तुम पता नहीं क्या करोगे। तो ऐसे लोग जो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, क्या वो भी पनिशेबल एक्ट है? वो कहते हैं जी बिल्कुल, दहेज मांगना भी अपराध है। इसीलिए कभी कभार जब लड़का लड़कियों के बीच में कोई भी लिटिगेशन अराइज होता है तो 498A 498A और दूसरा जो सेक्शन लगता है वो 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लगता है। तो सेक्शन नंबर 3 में मैंने आपसे कहा कि लेना या देना दोनों अपराध है और डिमांड करना भी अपराध है, जो कि सेक्शन नंबर 4 में मेंशन किया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली from the parents or other relatives or guardian of the bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 6 months। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से, चाहे वो ब्राइड के हो चाहे वो ग्रूम के हो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मांगता है तो वो पनिशेबल एक्ट है, और इसका पनिशमेंट 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और इसमें फाइन भी लग सकता है जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड करने के बारे में बात की गई है, डिमांड चाहे आप डायरेक्टली तरीके से कर रहे हो, उनके पेरेंट्स से मांग रहे हो, रिलेटिव से मांग रहे हो, चाहे उनके गार्जियन से मांग रहे हो, ठीक है, ब्राइड या ग्रूम के जो गार्जियन हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मांग रहे हो, उनके पेरेंट्स से मांग रहे हो, डायरेक्टली मांग रहे हो, इनडायरेक्टली मांग रहे हो, तो 6 महीने तक की कम से कम सजा है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि कुछ एडिक्वेट रीजंस हैं और हमको इसमें सजा कम करना चाहिए, तो वो 6 महीने से कम की सजा भी कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 4 के प्रोविजो में यहां पर नीचे मेंशन किया है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 4A पर। सेक्शन नंबर 4A में उन्होंने किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट पर बैन लगाया है। यहां पर उनका कहना है अगर कोई भी पर्सन एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑफर करता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में ऑफर करे, चाहे वो किसी पीरियोडिकल्स में, मैगजीन्स में, किसी जर्नल में, या किसी और मीडिया से, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, उनमें किसी भी तरीके से अगर वो ये कहता है कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी में शेयर दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा, या मैं तुम्हें बिजनेस में कोई शेयर दे दूंगा, तुम्हें हिस्सेदारी दूंगा, या मैं तुमको ये इंटरेस्ट दूंगा, ये इतना पैसा दूंगा इन कंसिडरेशन फॉर द मैरिज, यानी शादी करने के इवज में हम तुमको पैसा देंगे। लड़के से शादी करोगे तो हम लड़की को पैसा दे देंगे, या वो कहते हैं लड़की से शादी करोगे तो तुम इतना पैसा दे देंगे, तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे। इस तरह की एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। दूसरा कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति इसको प्रिंट करे, इसे पब्लिश करे या सर्कुलेट करे इस एडवर्टीजमेंट को, तो वो भी बैन है। तो एक तरीका तो ये कि भाई हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो जो आदमी जाके एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो भी बैन,
और जिसको जाकर दे रहा है कि भाई साहब आप एडवर्टीजमेंट करो, किसको देगा? अखबार वालों को। अखबार वाले अगर ये कहें कि भाई साहब हम तो इस जद में नहीं आते, हम तो इसमें इसके परव्यू में नहीं आते, हम हमारा काम तो एडवर्टीजमेंट करना है, हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आप भी पब्लिश नहीं कर सकते, आप भी प्रिंट नहीं कर सकते, आप भी सर्कुलेट नहीं कर सकते, इस पर भी बैन है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देता है जैसा कि इन्होंने क्लॉज नंबर ए में दिया, या कोई भी पर्सन उसे पब्लिश कर रहा है, तो ये भी एक पनिशेबल एक्ट है। ऐसे न्यूज़पेपर वालों को और ऐसे लोगों को जो पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, उनसे उनको सजा दी जा सकती है। कितनी सजा हो सकती है? वो कह रहे हैं ये भी 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि 5 साल तक की हो सकती है। इसमें फाइन लग सकता है जो कि 15,000 रुपए तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो मिनिमम सजा है 6 महीने की, इससे कम सजा दी जाना चाहिए, तो वहां पर भी जजमेंट में एडिक्वेट रीजन मेंशन करके वो उसको कम कर सकते हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। 5 साल से कम की सजा दे सकते हैं, वो उनको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। 6 महीने से कम कर सकते हैं, रीजन मेंशन करना पड़ेगा, जो भी वो करना चाहते हैं। मतलब आप क्वांटम को कम कर लो, रीजन मेंशन कर दो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पर। सेक्शन नंबर 5 में उन्होंने कहा है अगर दो पक्षों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है, दहेज को लेने को लेकर या देने को लेकर, लेने देने के लिए अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा दहेज के रिलेशन में, तुम हमें इतने पैसा दोगे दहेज को लेकर, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है और ऐसा एग्रीमेंट शून्य है। इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स नहीं करा जा सकता। अगर हम कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसका मतलब ये है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वक़्त नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे माना जाता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं गया, और कोई भी पक्ष उसको लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जाए और वो बोले कि मुझे इतना पैसा देने के बारे में इन्होंने एग्री अपॉन किया था और बाद में मुकर गए थे, तो मैं इतना अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड हूं, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 6 में उन्होंने कहा डॉरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर आयर्स, यानी जो भी आप डॉरी दे रहे हो, ये वाइफ के या उसके जो लीगल आयर्स हैं उनके फायदे के लिए होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए होती है। यहां पर वो कह रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, वेयर एनी डॉरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन, यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने उस वुमेन के अलावा उस डॉरी के सामान को रिसीव कर लिया जिसको वो डॉरी दी गई थी। डॉरी दी गई थी ब्राइड को, ब्राइड के पास वो सामान नहीं है, वो सामान सास के पास, ससुर, ननद, किसी के पास है, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा? दैट पर्सन शैल ट्रांसफर टू इट टू द वुमेन। अब उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो जिस वुमेन को वो डॉरी दी गई थी वो उसको ही दे, वो सास के लिए नहीं है। डॉरी बेसिकली वुमेन का एक पर्सनल डिसीजन है, उसको दिया जाना चाहिए था। अगर सास लेकर बैठी है तो उसे लौटाना पड़ेगा। कब लौटाना पड़ेगा? अब इसके लिए उन्होंने 3 कंडीशन बनाई है। वो कहते हैं इफ द डॉरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, अगर शादी से पहले वो डॉरी दी गई है तो आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज विद इन 3 मंथ्स, यानी शादी के 3 महीने के अंदर अंदर वो दहेज उसको वापस दे देना पड़ेगा लड़की को। इफ द डॉरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ रिसीव्ड, अगर शादी के समय पर या शादी के बाद दी गई थी तो जिस दिन दी गई थी उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो दहेज का जो प्रॉपर्टी है, जो डॉरी का अमाउंट है, वो उस वुमेन को लौटाना पड़ेगा जिसको एक्चुअल में वो अमाउंट दिया गया था। इफ द डॉरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वॉज माइनर विद इन 3 मंथ्स आफ्टर शी हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर जो डॉरी दी गई थी उस समय पर दी गई थी जब वो लड़की माइनर थी, छोटी थी, नाबालिग थी, तो जब वो बालिग हो जाएगी उसके 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी, डॉरी प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी लड़की को। एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन, जब तक वो लड़की बालिग नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्टी किसी के ट्रस्ट में रहेगी, किसी की कस्टडी में रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट वुमेन जो माइनर वुमेन है, और उसके बालिग हो जाने पर, उसके मेजर हो जाने पर विद इन 3 मंथ्स वो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ इतनी बात की गई है सेक्शन नंबर 6 में कि अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी वुमेन के लिए थी लेकिन वो इस समय पर किसी और के पास है,
तो शादी से अगर पहले दी गई थी तो शादी के 3 महीने के अंदर उसको लौटा दी जाएगी। शादी के समय पर या शादी के बाद दी की गई थी तो जिस दिन दी गई थी उसके 3 महीने के अंदर लौटा देनी पड़ेगी। और अगर लड़की उस समय पर माइनर थी तो जिस दिन वो मेजर हो जाएगी उसके 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी उसको लौटा देनी पड़ेगी। ये कह रहा है सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पर। यहां पर वो बोल रहे हैं अगर कोई पर्सन, जैसे कि सबसेक्शन नंबर 1 में कहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दोगे, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करते, जो टाइम लिमिट हमने ऊपर बताई है 3-3 महीने वाली, अगर इस टाइम स्लॉट में वो प्रॉपर्टी जिस पर्सन को लायबल किया गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दोगे वेमेन को, अगर वो नहीं लौटाते तो क्या होगा? तो इस रिलेशन में सजा है, वो कहते हैं यहां पर सजा दी जाएगी उसको, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, जो कि कम से कम 2 साल तक की हो सकती है। और यहां पर फाइन भी लग सकता है जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकता है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है। यानी कि यहां पर 5,000 रुपये से कम फाइन नहीं होना चाहिए, जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है, और यहां पर सजा भी दी जा सकती है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 3 में वो कहते हैं वेयर द वुमेन एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन नंबर 1 डाइज। मान लो वो वुमेन जिसके बिहाफ पर किसी पर्सन ने वो प्रॉपर्टी, डॉरी प्रॉपर्टी रिसीव की थी, अब उस वुमेन की जिसको डॉरी दी गई थी उसकी तो हो गई डेथ। मान लो जो बहू है, बहू की डेथ हो गई, सास के पास प्रॉपर्टी है, अब क्या होगा? अब वो कहते हैं वेयर अ वुमेन एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन नंबर 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट, द heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being। तो वो लोग जो उस लड़की के, उस वधू के, उस ब्राइड के लीगल आयर्स हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो उससे क्लेम कर सकते हैं, उस सास से या उस पर्सन को जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर सच वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू द नेचुरल कॉसेस। मान लो उस लड़की की मृत्यु हो जाए शादी के 7 साल के अंदर अंदर, और उसकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ ना हो, अननेचुरल डेथ हो, तो उस केस में क्या होगा? वो कहते हैं सच प्रॉपर्टी शैल इफ शी हैज नो चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स। तो वहां पर अगर उस लड़की के, उस ब्राइड के, उस वाइफ के अगर कोई भी बच्चे नहीं हैं तो वो प्रॉपर्टी फिर उसके पेरेंट्स को चली जाएगी। अगर उसके बच्चे हैं तो फिर उसके जो वो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को चली जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है सबसेक्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम सबसेक्शन नंबर 3A पर। ये लेटर ऑन इंसर्ट किया गया था, और सबसेक्शन नंबर 3A ये कह रहा है वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन नंबर 2 फॉर द फेलियर टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 3 हैज नॉट बिफोर हिज कन्विक्शन अंडर दैट सबसेक्शन ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी टू द वुमेन एंटाइटल्ड देयरटू, or as the case may be to her heirs, parents or children, the court shall in addition to avoiding the punishment under that subsection direct by order in writing that such person shall transfer the property to such women। वो कह रहे हैं जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को सजा दे रहे हैं सबसेक्शन नंबर 2 में या सबसेक्शन नंबर 3 में या सबसेक्शन नंबर 1 में, तो वो कह रहे हैं वहां पर सिर्फ सजा ही नहीं, इसके अलावा वो ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी उस वुमेन को दे दी जाए या ये प्रॉपर्टी उसके लीगल आयर को दे दी जाए। और अगर कोई पर्सन इस ऑर्डर की कंप्लाई विद नहीं करता तो फिर क्या होगा? तो यहां पर वो कह रहे हैं कि इफ सच पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज इफ द फाइन वर इम्पोज बाय सच कोर्ट। तो जिनको ये डायरेक्शन दी गई है कि आप ये अमाउंट पे करो, इतने पीरियड में दे दो, 3 महीने में दे दो, तो हमने कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसको सजा दी जा सकती है। सिर्फ सजा नहीं, सजा के अलावा कोर्ट उसके ऊपर सर्टेन फाइन लगा सकती है कि हम आपको जितने अमाउंट लौटाने के बारे में बात की गई थी उतने ही अमाउंट का फाइन तुम्हें अब कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। मान लो दहेज का प्रॉपर्टी था 20,000 रुपये का, तो कोर्ट 20,000 रुपये तक का फाइन भी लगा सकती है और उसको रिकवर कर लेगी ऐसा फाइन। ठीक है, और किसको दे देगी? उस वुमेन को दे देगी, उसके पेरेंट्स को दे देगी अगर लड़की की डेथ हो चुकी है, और अगर चिल्ड्रन है तो फिर चिल्ड्रन को भी दे सकती है। और आगे सबसेक्शन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। यानी कि हमारे जो सबसेक्शन में जो लिखा है
जो भी सेक्शंस में अभी सेक्शन नंबर 6 में लिखा है, ये कहीं पर भी सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 को अदरवाइज प्रेजुडाइज नहीं कर रहे, उनको प्रभावित नहीं कर रहे। हमारे सेक्शन नंबर 3 या सब सेक्शन नंबर 4 में जो लिखा वो एज इट इज माना जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी है इन एडिशन टू दैट है, यानी यहां पर जो भी फाइन दिया जा रहा है वो इन सजाओं के एडिशन है, उनके अतिरिक्त है। ऐसा नहीं है कि हमने फाइन लगा दिया तो हम उनको सेक्शन नंबर 3 में या सेक्शन नंबर 4 में सजा नहीं दे सकते, वो सजा हम दे सकते हैं। अमाउंट को रिकवर करने के लिए सजा अलग से भी दी जा सकती है, अलग से फाइन भी लगाया जा सकता है। ये इन्होंने बात की है यहाँ पर सब सेक्शन नंबर 4 में। तो अभी तो क्योंकि सेक्शन अदरवाइज काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको मैं यहीं पे रोकूंगा आज, और अगले सेशन में हम सेक्शन नंबर 7 से सेक्शन नंबर 10 तक स्टडी कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।